नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप कहते हैं ब्रांड। वाकई थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांड है। थर्मोडायनेमिक्स इज आर्ट ऑफ लिविंग दिस हॉट और कूल वेदर। तो किस तरीके से हमें जीना है, किस तरीके से हमें सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना है विद द टेम्परेचर इम्बैलेंसेस, विद द हीट इम्बैलेंसेस, विद द एनर्जी इम्बैलेंसेस, उन सब की कहानी जो है, उन सब के अंदर जीने का तरीका है, वो थर्मोडायनेमिक्स है। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। और आज मैं हाजिर हूँ थर्मोडायनेमिक्स की अगली वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे एंट्रोपी की। पिछली वीडियोस में हमने ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सब की बातें करी, और मैंने कहा था थर्ड लॉ की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, चलता रहेगा। तो कैसी डिस्कशंस किस तरीके से आएंगी, दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। सो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगी कि एंट्रोपी भला क्या है। एंट्रोपी जो है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एंट्रोपिया। एक ग्रीक वर्ड था एंट्रोपिया, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। इसकी जो डिस्कवरी थी दैट वाज डन बाय जर्मन फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन क्लॉजियस। और हम कह सकते हैं कि 1865, कहीं पर 1864 भी कोट किया हुआ है, कहीं पर 1868 भी कोट किया हुआ है, तो अलग अलग ईयर्स हैं, लेकिन अराउंड दिस जो है इसकी डिस्कवरी की गई। तो आप लोगों ने जो वही पुरानी डेफिनेशन में आपको समझाऊंगी कि इसका रियल लाइफ मीनिंग क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो बेसिकली क्या है। तो आप लोग जैसे वही पुरानी रटी रटाई डेफिनेशन तो दे देते हैं, एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। तो मैं भी बात तो वही करूँगी कि एंट्रोपी एक मेजर है डिसऑर्डर का, रैंडमनेस का। And I must say that entropy is a measure of disorder and explains why life always seems to get more or less complicated as the time goes on. और मैं कहूँ कि मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, रादर लेस कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होती है, नॉट लेस कॉम्प्लिकेटेड हम लोग कह सकते हैं। सो बेसिकली जो एंट्रोपी है दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर। दिस इज स्टोरी ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर, कि हमें डिसऑर्डर को ऑर्डर में स्टडी करना है, इसकी कहानी क्या है, एंट्रोपी है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एज वन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन टाइम, देन नेट एंट्रोपी और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एनी isolated system, isolated rather closed system will always increase, या मैं कहूँ कि एटलीस्ट इट विल रिमेन सेम, कम नहीं होगी कभी भी। अब आप कहेंगे ये बात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने भला कब कही थी, तो हम इंटररिलेट करेंगे कि किस तरीके से सेकंड लॉ के साथ ये इंटररिलेट होती है। मैं फिर से वही बात कहूँगी कि एंट्रोपी क्या है, इट इज़ मेजर ऑफ डिसऑर्डर। और हमें पता है कि जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर अफेक्ट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ नेचर्स टैक्स। अब क्योंकि हम नेचर के साथ छेड़खानी करते हैं, हम खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो नेचर हमारे ऊपर एक टैक्स इम्पोज कर देती है, और वो टैक्स क्या है, एंट्रोपी है। सो एंट्रोपी नेचुरली कहेंगे कि इंक्रीजेज ओवर द टाइम, इट नेवर डिक्रीज। और मैं कह सकती हूँ कि जैसे कि प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे अराइज होती हैं, लाइक योर हाउस गेट्स मैसी, योर गार्डन गेट्स द वीड्स एंड हीट फ्रॉम योर कॉफी स्प्रेड्स आउट एंड बिजनेसेस फेल्स, और आई मे से क्राइम्स इंक्रीजेज, रेवोल्यूशंस अकर एंड रिलेशनशिप्स यूजुअली एंड and in the long term everything naturally decays and disorder always increase. सो ये एक बेसिक लॉ है नेचर का कि डिसऑर्डर, रैंडमनेस हमेशा इंक्रीज होती है। बाढ़ आती है, अपने साथ रास्ते में आने वाली चीज़ों को एक अंदर मिक्स कर करके चलाती चली जाती है और डिस्ट्रक्शन कॉज करती चली जाती है, वो डिस्ट्रक्शन बढ़ती चली जाती है। बारिश आती है, फैल जाता है सारा का सारा जो कीचड़ है, पानी है, ह्यूमिडिटी सारी की सारी, वो स्प्रेड हो जाना, उन चीज़ों का एक ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, दैट इज़ बेसिकली एंट्रोपी। वो रैंडमनेस ही एंट्रोपी है। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। सो आई मस्ट से डिसऑर्डर इज़ नॉट एन एरर, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट नेचर है। ऑर्डर इज़ ऑलवेज, रादर आई मस्ट से
आर्टिफिशियल एंड टेम्परेरी, डिसऑर्डर इज़ नेवर टेम्परेरी। डिसऑर्डर की तरफ तो हमेशा हम जाना चाहते हैं। क्लासरूम में टीचर नहीं है, कोई हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रहा है और कोई मतलब पढ़ रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई खुद का सिंगिंग जो है टैलेंट है उसको आजमा रहा है। सो एवरीवन इज डूइंग इट्स ऑन हिज और हर ऑन टास्क। तो रैंडमनेस ही तो है। आप उसी स्टेट में रहना पसंद करते हैं। यू डोंट वांट टू गेट ऑर्डर। जब आप ऑर्डर्ड होते हैं आपका ब्रेन अटेंटिव होता है एंड यू फील अनकंफर्टेबल, आप थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं। सो जो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर आप जो भी कुछ कर रहे हैं दैट इज एंट्रोपी, वही रैंडमनेस है, वही डिसऑर्डर है। सो मैं फिर कहूँगी कि ऑर्डर जो है वो बेसिकली टेम्परेरी है और वो आर्टिफिशियल है। डिसऑर्डर आर्टिफिशियल नहीं है, ये एरर नहीं है। दिस इज नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर इन इटसेल्फ। सो मैं कह सकती हूँ जस्ट बिकॉज एंट्रोपी इज नेचुरल टेंडेंसी डजेंट मीन दैट यू कांट फाइट बैक। जो आपका हाउस मेसी था, मैंने कहा कि आपका हाउस बड़ा गंदा हो गया है, गार्डन में वीड्स ही वीड्स हैं और हीट जो है वो आपके कॉफ़ी मग से निकल के बाहर सारी स्प्रेड हो गई है, बिजनेस फेल हो जाते हैं, क्राइम्स बढ़ जाते हैं, रेवोल्यूशंस होती हैं, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या आप फाइट बैक नहीं कर सकते? इन चीज़ों को सोचेंगे तभी हम काम करेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी रहती है डू योर बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वो वर्स्ट के बारे में सोचना पड़ता है कि ये हो गया तो हम क्या करेंगे, ये हो गया तो हम क्या करेंगे। So if your house is messy, you can clean your dirty house, you can clean your messy house, you can pull the weeds out of your garden, or you can maintain your relationship, you can re-energize, re-channel your business, you can practice your own skills just to fight back against that disorder। तो ये सारी कहानी रहती है ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर की। तो हम लोग कह सकते हैं आर एम इज़ जस्ट टू डिप्लॉय द एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन टू फाइट बैक द टाइड्स ऑफ डिसऑर्डर या टाइड्स ऑफ एंट्रोपी। सो अगर हमें सिस्टम की टेंडेंसी का पता होगा कि भैया ये यहाँ जाना चाहते हैं, तभी तो मैं उसको पुल बैक करूँगी, रोकूंगी। बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ वी ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट सेल्फिश एंड मोस्ट लेजी स्पीशीज़। हम लोग आलसी भी हैं और हम लोग ये भी चाहते हैं कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहें, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चलें। तो जब हमें किसी चीज़ को हमारे अकॉर्डिंग चलाना है तो हमें उसकी नेचुरल टेंडेंसी पता होनी चाहिए कि भैया ये यहाँ पर 5 मीटर तक जा सकती है, तो मैं अगर इसको 5 मीटर वापस खींचूंगी तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो उस नेचुरल टेंडेंसी, उस नेचुरल डिसऑर्डर को हमें स्टडी करना पड़ेगा जहाँ सिस्टम रहना चाहता है। और वही नेचुरल टेंडेंसी, वही नेचुरल डिसऑर्डर क्या है? एंट्रोपी है। तो आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा कि बेसिकली एंट्रोपी क्या और हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं। सो एंट्रोपी इज ऑल्सो वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स आर अदर जस्ट लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। सो इसकी भी ज़रूरत रहती है कि सिस्टम भैया इस स्टेट के अंदर होता है और हमें इसको इस स्टेट में पहुंचाना है। सो दैट इज़ वाई स्टडी ऑफ एंट्रोपी इज़ मैंडेटरी। सो अब वही बात मैं फिर से कहूँगी, एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ मॉलिक्यूलर कैओस और मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर। सो एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी is a measure of molecular disorder। मॉलिक्यूलर कैओस, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, इन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलती हैं। एंड एंट्रोपी इज द पैरामीटर विच गिव्स अ लिंक बिटवीन थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी थर्मल सिस्टम। हम लोग आगे आगे जैसे जैसे इस कहानी में, इस अध्याय में बढ़ते जाएंगे, आप लोग देखेंगे कि यही वो पैरामीटर है जिसने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स के अंदर एक ब्रिज सेटअप करके दिया, एक रास्ता दिया, भैया आप इधर से इधर, इधर से इधर जा सकते हैं। और वो रास्ता क्या है, कैसे बनेगा, उसको हम समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा प्यार, धीरे धीरे हो जाएगा एंट्रोपी से प्यार। सो वही कहानी कि क्लॉजियस जो थे, मैं कह सकती हूँ कि जर्मन फिजिस्ट और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 1865 के अंदर, क्लॉजियस में आप कहेंगे कि बड़ा काम कर रखा है भैया, यस, इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स की फील्ड में बहुत काम किया। इन 1865 ही डिस्कवर्ड द टर्म एंट्रोपी व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स and he was the first to introduce the role of entropy in every thermal system, in the statistical systems. You can say it is also a thermodynamical variable which depends upon the immediate state of the system and not on the previous history of the system, and it is mathematically denoted by the symbol S.
कि सिस्टम अभी कहाँ पर है, उसकी इमीडिएट स्टेट क्या है, उसके ऊपर एंट्रोपी डिपेंड करती है, ना कि पहले क्या था। अब जैसे टीचर क्लासरूम में जाएगा, जब टीचर क्लासरूम में जाता है उस टाइम पर व्हाट आर यू डूइंग वही माना जाएगा कि आप ये कर रहे थे। अब यूजुअली जब मुझे क्लासरूम में जाना होता है, व्हाट आई ऑब्जर्व कि एक दो स्टूडेंट्स जो होते हैं बाहर खड़े होते हैं, दे इमीडिएटली रश इनटू द क्लास कि टीचर हैज़ केम, वो अनाउंसमेंट कर देते हैं और जाने से पहले ही क्लास सेटल डाउन होती है। सो जब हम क्लास के अंदर पहुँचे उस टाइम पे व्हाट द स्टूडेंट्स वर डूइंग दैट वाज इंपॉर्टेंट टू मी, बिकॉज मुझे उनको उसी स्टेट से आगे लेके जाना है, ना कि उससे जो वो पहले कर रहे थे, क्योंकि मुझे उन्हें जाकर फिज़िक्स पढ़ानी है। सो उसके लिए मुझे उनको उस इनर्शिया के अंदर, उस टर्मिनोलॉजी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर लेकर आना पड़ेगा। और अगर मेरे आने से पहले वो गाना सुन रहा था, कोई खेल रहा था, कोई सिंगिंग कर रहा था, कोई डांसिंग था, व्हाट एवर दे वर डूइंग, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। अगर उन्होंने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं तो मैं उनको उनकी प्रेजेंट सीट से ही आगे खींच कर लेके जाऊंगी। एंड दैट इज़ व्हाट वी डू इन एनी सिस्टम, कि अगर हमें सिस्टम से कुछ करवाना है तो वो एट प्रेजेंट कहाँ पर है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में उसके मॉलिक्यूल्स की क्या पोजिशनिंग है, क्या उनकी लोकलाइजेशन है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वाई एंट्रोपी वो वेरिएबल है जो सिस्टम की इमीडिएट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बल्कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है। सो आप कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज टर्म्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, बट देयर इज नथिंग फिजिकल विच वी कैन फील अबाउट इट। इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी मानते हैं, लेकिन इसके अंदर फिजिकल जैसा क्या है हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी फेल्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर जैसे दबाव को आप महसूस करते हैं, प्रेशर किस तरीके से जो फोर्स है उसको आप फील, आपको एक कोल्ड ड्रिंक के लिड को ओपन करना होता है, यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स, तो वो जो प्रेशर अंदर बिल्डअप होता है आप उसको फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी को फील नहीं किया जा सकता। टेम्परेचर है, कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है उरी बाबा उड़ेगी, आपको गर्म लगा, ठंडा है गर्मी में ठंडा कूल, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब, तो हम उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि हम प्रेशर को, टेम्परेचर को फील कर पाते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू फील एंट्रोपी। एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मैनर इन विच दैट स्टेट हैज़ बीन अटेन्ड, दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन its previous history again. Sometimes entropy is also called thermal inertia. Very important. आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज थर्मल इनर्शिया, या फिर व्हाई एंट्रोपी इज टर्म्ड एज थर्मल इनर्शिया, कि हम एंट्रोपी को थर्मल इनर्शिया क्यों बोलते हैं, या मैं कहूँ कि थर्मल इनर्शिया नाम की अगर कोई टर्म है तो वो क्या है और उसको क्यों कहा जाता है। सो एंट्रोपी ही वही है, कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कहानी जिसकी कही है, एंट्रोपी वही है, तो वो वही क्या है, वो थर्मल इनर्शिया है। सो आप कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है इसको हम थर्मल इनर्शिया भी बोलते हैं, सिंस एंट्रोपी प्लेज द सेम रोल इन थर्मल मोशन एज इट इज़ प्लेड इन प्लेस बाय मास इन लीनियर मोशन, बिकॉज हम मास की वजह से हम लोग बोलते हैं कि इनर्शिया होता है, मैकेनिकल इनर्शिया होता है। सो वो जो मास का रोल लीनियर मोशन में रहता है, वही रोल एंट्रोपी का कहाँ रहता है, थर्मल सब्सटेंसेस में, थर्मल सिस्टम में, थर्मल मोशंस में। और आई मे से बाय द मूवमेंट, जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन जो रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, मास प्ले करता है, वही रोल एंट्रोपी कहाँ प्ले करती है, थर्मल सिस्टम्स के अंदर। यू विल हैव एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और डायरेक्शन इन केस ऑफ मैकेनिकल इनर्शिया, वेदर इट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इट इज मास इनर्शिया, मास लीनियर मोशन के अंदर। जस्ट लाइक दैट एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू चेंज द स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि अगर सिस्टम ऑलरेडी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ रैंडमनेस में है तो उससे बाहर निकालने के लिए, अगर सिस्टम एक पर्टिकुलर प्रेशर है, उसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए यू हैव टू पुट द एफर्ट्स, आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है, आपको फोर्स लगानी पड़ती है। तो और वो किसकी वजह से लगानी पड़ती है, क्योंकि सिस्टम अपने एक ऑर्डर, एक अपने ही मैं कहूँ कि स्टेट ऑफ जो उसकी ऑर्डर है या डिसऑर्डर है उसके अंदर वो प्रेजेंट है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंट्रोपी, कि हमें वो फोर्स लगाकर उसको वहाँ से ड्रैग करके बाहर निकालना पड़ता है। जस्ट लाइक हम मैकेनिकल इनर्शिया में करते हैं कि मास की वजह से बॉडीज हैव अ टेंडेंसी
टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन बाय देयर ऑन। फोर्स ही है जो उनको खींचकर बाहर लेकर आती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी एंट्रोपी की वजह से सिस्टम वहीं रहने की कोशिश करता है जहाँ पर वो है, हमें उसको वहाँ से चेंज करने के लिए, हमें सिस्टम की थर्मोडायनामिक स्टेट को चेंज करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वर्क करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है। दैट इज़ वाई एंट्रोपी इज ऑल्सो टर्म्ड एज थर्मल इनर्शिया। सो ये जितनी भी हमने सारी करी, दैट वाज क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ एंट्रोपी। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वांटिटेटिव पार्ट, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिक्स क्वालिटेटिव भी है, फिजिक्स क्वांटिटेटिव भी है, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस यूनिवर्स। मैं एग्जांपल देती हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि मान लीजिए आप लोगों के घर पर मेहमान आए हैं और आपके मदर को कहीं जाना है। यूजुअली आप जो है मिल्क जो है वो लेते हैं, दूध लेते हैं, दूध वाला आपके घर पे आता है और यूजुअली आप सपोज़ जो है मैं कहूँ कि 2 यूनिट्स ऑफ मिल्क आप लेते हैं, लेकिन आपके मदर ने बोल दिया कि आज आप ज़्यादा ले लेना। अब आप जैसे ही दूध वाला है आपने कहा भैया ज़्यादा डाल दे, एक झापड़ मारेगा कि ज़्यादा कम क्या है, आपके लिए 3, 4, 5 यूनिट्स आर मोर देन एनफ। लेकिन जो वो पर्सन है वो तो 50-60 यूनिट्स लेकर घूम रहा है, सो उसके लिए तो 2, 4, 5 ज़्यादा नहीं है। सो व्हाट आई मीन टू से इज ऑल द टर्म्स आर रिलेटिव। कोई चीज़ किसी के लिए बड़ी है, किसी के लिए कम है, कोई चीज़ किसी के लिए कम है, वही चीज़ दूसरे के लिए ज़्यादा भी हो सकती है। सो इन दिस वे हमें बताना पड़ता है जो ज़्यादा कम होना है दैट इज़ द क्वालिटी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 6 यूनिट, 10 यूनिट्स, वो क्या है, उसकी क्वांटिटी है। सो फिज़िक्स जो है दोनों चीज़ों में बिलीव करती है कि आपको क्वालिटी भी बतानी है, आपको क्वांटिटी भी बतानी है। सो क्वालिटेटिव डिस्कशन हमने कर लिया, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वांटिटेटिव डिस्कशन ऑफ एंट्रोपी। सो क्योंकि इसका सीधा सीधा लेना देना हीट, टेम्परेचर इनके साथ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर बढ़ेगा, कैओस बढ़ेगा। आपको भी मैं एक हॉट सीट पर बिठा दूँ, हॉट सीट केबीसी की हॉट सीट नहीं है ऑफ कोर्स ये, सो उस पर मैं बिठा दूँ, आप कूदने लगेंगे कि भैया ये कहाँ बिठा दिया। गर्मी में एक गर्म आपको आपकी बाइक बाहर खड़ी है, आपको उस पर बैठना पड़ जाए, आपकी एक्टिवा खड़ी है वहाँ बैठना चाहे आपका मन करे तो आप उछलने लग जाएँ। सो बेसिकली मॉलिक्यूल्स भी तो जंप करते हैं, जब उनको टेम्परेचर दिया जाता है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है एंड दे बाउंस और डिसऑर्डर बढ़ता है। सो बेसिकली मैं कहूँ कि टेम्परेचर हीट के साथ इसका सीधा लिंक है, और टेम्परेचर और हीट की जो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है दैट वाज गिवन बाय अगेन इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वही क्लॉजियस, डॉक्टर जूल, काउंट रम्पर्ड, उन सब का काम था। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट according to first law of thermodynamics we know that heat supplied to a system is consumed into 2 ways. One part of heat increases the internal energy of the system and another part is consumed into performing work. अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास रहती है, एंड नाउ वी नो दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज CVdT, where CV is the specific heat at constant volume. I can put here du is equal to CVdT. प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। So delta Q is equal to CVdT plus PdV। मैंने इसको पुट कर दिया, ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई है। Now I will divide this expression both sides with temperature T, dividing both sides by temperature T. So delta Q upon T is equal to CVdT by T plus PdV by T। ये एक्सप्रेशन आ जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, we will be using इक्वेशन ऑफ स्टेट, परफेक्ट गैस इक्वेशन। हम लोग अपना इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। सो वी आर गोइंग टू यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन, दैट फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू nRT हमें पता होता है, N इज नंबर ऑफ मोल्स, उसको मैंने ले लिया 1। तो यहाँ से मेरे पास P बाई T किसके इक्वल आ जाएगा, ये T इधर ले आइए, V उधर लीजिए, P बाई T इज R बाई V। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इसके अंदर हम इसको पुट कर देते हैं और हमारा आपका सबका काम बन जाएगा। हमारे पास आ गया है डेल्टा Q अपॉन T इज इक्वल टू CVdT अपॉन T प्लस R बाई V हमें पुट करना है। सो R
dV upon V. Very interesting result. It can be written as, अब मैं इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, आप लोग देखिए कैसे. सो डेल्टा Q बाई टी कैन बी रिटन एज डेरिवेटिव या फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ CV. ये dt बाई टी है, आई कैन राइट इट log t, क्योंकि हमें पता है log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन टी dt. तो इसी तरीके से इसको मैं लिख सकती हूँ r log v, और log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv. तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. नेचुरल लॉग रहता है हमेशा, आप लोगों को ये ध्यान रखना है. एंड दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 4. नाउ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल. देखिए कंप्लीट डिफरेंशियल आ गया है. एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी परफेक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि ये क्वांटिटी अगर एक परफेक्ट डिफरेंशियल है तो ये टोटल, हमें पता है इट इज़ नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल. परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं, पाथ फंक्शंस कौन से होते हैं, इनको हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि हीट जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, इसीलिए हमने इसके साथ डेल्टा का सिंबल लगाया है. वर्क भी परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं होता, लेकिन इंटरनल एनर्जी परफेक्ट डिफरेंशियल होती है. तो ये डी आ गया, डेरिवेटिव की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है. सो राइट हैंड साइड इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल, सो लेफ्ट हैंड साइड must also be a perfect differential. In other words, I must say the amount of heat is not perfect differential, but amount of heat divided by temperature is a perfect differential. So Clausius named it a different quantity and he called it entropy, denoted by symbol S. क्योंकि परफेक्ट डिफरेंशियल है तो उन्होंने क्या दिया, डेल्टा Q बाई टी को हम क्या बोल देंगे, ds बोल देंगे. सो इक्वेशन ये जो 5 है, दिस इक्वेशन नंबर 5 gives us the thermodynamical definition of entropy. तो हमारे पास thermodynamical definition of entropy आ गई है. statistical definition entropy की हम अगली वीडियोस के अंदर करेंगे. अब आपको अभी यहाँ पर लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई. we are in discussion mode till now. So when a body absorbs or rejects a small amount of heat energy delta Q at temperature T, the change in entropy of the body will be ds is equal to delta Q upon T. So it is difficult to measure the absolute value of entropy, because for that one must also have to be in its zeroth state. क्योंकि एंट्रोपी की कोई जीरोथ स्टेट तो हमें पता नहीं है, तो जब तक हमें जीरोथ स्टेट नहीं पता होगी हम इसकी मेजरमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे. सो बिकॉज द एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट टेम्परेचर विच कैन बी अचीव्ड. इवन एट दिस टेम्परेचर अ बॉडी पोजेसेस सम एनर्जी कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी, जिसकी बात हमने क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियोज़ में बहुत डिटेल में करी है कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, कितनी होती है, क्यों होती है. सो वी कैन से दैट द जीरो वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इवन एट दिस टेम्परेचर नहीं असाइन कर सकते हम. वी कैन नॉट असाइन जीरो वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इवन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि एंट्रोपी भी एक रैंडमनेस, एक डिसऑर्डर है. मैं कहूँ कि सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी है जिसकी वजह से वो डिसऑर्डर है, लेकिन अगर जीरो केल्विन पर भी एनर्जी का लेवल जीरो नहीं होता तो एंट्रोपी भी जीरो नहीं हो सकती. देयरफॉर वी जनरली डील विद द चेंजेस इन एंट्रोपी. हम एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते. जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी, हमें क्या करना पड़ता है, चेंज फाइंड आउट करना पड़ता है. सो चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 ऑफ द सिस्टम. S1 इनिशियल एंट्रोपी हो गई है, S2 फाइनल एंट्रोपी हो गई ऑफ द सिस्टम इन पासिंग फ्रॉम वन एडियाबैटिक टू अनदर एडियाबैटिक. सपोज A1 टू A2 स्टेट है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट विल बी S2 माइनस S1, यानी कि डेल्टा S या फिर DS. ये क्या रहेगा, ds हमारे पास है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम द स्टेट S1 टू S2, और इसकी वैल्यू हमें पता है, इट इज डेल्टा Q बाई टी फ्रॉम स्टेट S1 टू फ्रॉम स्टेट S2. हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एंड इट्स यूनिट्स आर कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस और जूल पर केल्विन. The entropy of a thermodynamical system can also be defined as the physical property which remains constant during a reversible adiabatic process. क्योंकि हमें पता है कि हमारा आपका सबका प्यारा ds किसके इक्वल है, डेल्टा Q बाई W के इक्वल है. एंड डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. एंड अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा Q 0 है तो ds भी क्या हो जाएगा, 0. इसका मतलब S एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट इन दैट प्रोसेस. सो कर्व्स अलोंग कांस्टेंट एंट्रोपी आर कॉल्ड आइसेंट्रोपिक्स.
just like curves of constant temperature are termed as isothermals, उसी तरीके से constant entropy वाले curves जो रहेंगे इंडिकेटर डायग्राम्स में उनको हम आइसेंट्रोपिक्स बोलेंगे। If heat is added to the system, this delta Q will be greater than 0 and ds will be greater than 0 और entropy of the system will increase, यानी कि हम उसको हीट देंगे, एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल्स फुदकेंगे, ज़्यादा फुदकेंगे तो डिसऑर्डर, रैंडमनेस जो है वो बढ़ेगा। एंड इफ हीट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, अगर हम बाहर निकाल लेंगे सिस्टम में से हीट को तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे और सेटल डाउन होंगे तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। तो अब अगर मैं बात करूं इलस्ट्रेशंस की, सो यू विल हैव टू कंसीडर अ सिस्टम एट टेम्परेचर T1। आप एक सिस्टम मान लीजिए कि A एक सिस्टम है जो कि टेम्परेचर T1 पे है किसी टाइम पे, इन कंटैक्ट विद द सिस्टम B, ठीक है, और उस B का जो टेम्परेचर है दैट इज T2। A B के कंटैक्ट में है और टेम्परेचर रेंजेस हैं T1 से T2। लेट द सिस्टम A लूजेज हीट डेल्टा Q, ये जो सिस्टम है अपने में से डेल्टा Q हीट को बाहर निकाल देता है और ये जो सिस्टम B है ये डेल्टा Q हीट को गेन कर लेता है। सो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम A, इस सिस्टम की एंट्रोपी के अंदर जो चेंज आएगा उस चेंज को मैं लिख लेती हूँ DSA, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम A, इट विल बी माइनस डेल्टा Q अपॉन T1 क्योंकि इसने हीट को लूज किया है। एंड गेन इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम सेकेंड DS2, इसके अंदर आ जाएगा प्लस डेल्टा Q बाय T2, इसने हीट को गेन किया है तो इसके अंदर एंट्रोपी भी गेन रहेगा। सो टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम DS विल बी DSA प्लस TSB, दोनों का हम सम करेंगे। सो डेल्टा Q बाहर निकल जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। आप लोग बहुत सुपर मैथमेटिशियंस हैं, समझ सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट स्टेप को कैसे लिखा है। नाउ फॉर दिस DS टू बी पॉजिटिव, अगर इसको हमें पॉजिटिव लेना है T1, क्योंकि जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इट विल बी T1 माइनस T2, सो दिस T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2, हीट मस्ट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड रिवर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज इट विल लीड टू डिक्रीज इन एंट्रोपी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखिए वही कहानी फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ तक हमें ले आया है कौन, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी कितना आसान रास्ता था फर्स्ट लॉ से सेकेंड लॉ तक आने का, सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ तक की कहानी का, जिसको हम पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगली वीडियोस के अंदर हम बात करेंगे इसकी, आज हमने थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन कर ली है, इसके बाद हम स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन करेंगे एंट्रोपी की और फिर हम लिंक एस्टैब्लिश करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिकल फिजिक्स में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।